हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव इज जिंदगी। लव इज जिंदगी भाग 43। अपने मुंह में वड़ा पाव दबाए रुचिका हैरानी से अपने सामने बैठे मोंटी को देख रही थी। रुचिका को चुप देखकर मोंटी ने कहा, क्या हुआ, कुछ बोलो तो। रुचिका ने मुंह में भरा वड़ा पाव निगला और खांसने लगी। मोंटी ने पानी का ग्लास उठाकर रुचिका की तरफ बढ़ा दिया। रुचिका ने पानी पिया और कहा, मोंटी, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? मोंटी उठा और रुचिका के बगल में बैठते हुए कहा, हाँ रुचि, मैं भला ऐसा मजाक क्यों करूंगा। ओके ठीक है, लेकिन तुम कोई और बिजनेस भी तो कर सकती हो। वड़ा पाव का ठेला लगाना इट्स नॉट वर्थ इट। रुचिका ने कहा, मैं जानता हूँ कि एक फूडी को कैसा टेस्ट पसंद आता है, क्योंकि मैं खुद एक फूडी हूँ और मुझे लगता है ये मेरे लिए बेस्ट बिजनेस है। जब तुम यहाँ नहीं थी तब मैं सुबह शाम वड़ा पाव भी खा रहा था एंड ट्रस्ट मी, सब बस ओके ओके थे, कोई टेस्ट नहीं, कोई क्वालिटी नहीं। फिर भी हर कार्ट पर भीड़ लगी रहती है और मैं तो लोगों को टेस्ट और क्वालिटी दोनों देने वाला हूँ। मुझे पूरा यकीन है लोग इसे पसंद करेंगे। मोंटी ने अपने मन की बात रुचिका के सामने रखते हुए कहा। रुचिका ने सुना उसे मोंटी की बात में पॉइंट लगा। वह मोंटी को वड़ा पाव के ठेले के साथ इमेजिन नहीं कर पा रही थी। वह मोंटी की तरफ पलटी और कहा, आई अंडरस्टैंड मोंटी, लेकिन एक बड़ी कंपनी के मैनेजर से सीधा वड़ा पाव वाला, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे कलीग्स क्या कहेंगे? तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार और मम्मी पापा, उन्हें पता चला तो उनका क्या रिएक्शन होगा? रुचिका की बात सुनकर मोंटी उठा और रुचिका के सामने आकर कहा, जिसको जो सोचना है सोच सकता है। मैं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई डाका तो नहीं डाल रहा, बल्कि मेहनत करने की बात कर रहा हूँ। और रही बात दोस्तों के कलीग्स की, तो रिश्तेदारों की तो एक महान देवी ने कहा था कि रिश्तेदारों का तो काम ही होता है आपको आसमान से खींचकर जमीन पर पटक देना। उनकी सुनोगे तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। और वो महान देवी नैना बजाज होगी, राइट? रुचिका ने मोंटी की तरफ देखकर कहा तो मोंटी ने मुस्कुराते हुए हामी में गर्दन हिला दी। मोंटी मुस्कुराते हुए रुचिका के पास आया और उसके कंधों पर अपनी बाह रखकर उसे अपने करीब करके कहा, रुचि, नैना के साथ इतना वक्त बिताने के बाद भी तुम उसके सोचने का तरीका नहीं समझ पाई। नैना की बातें पहले पहले अजीब लगती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आती है कि वो सही थी। वो सही कहती थी, अगर दूसरों के हाथ में अपनी जिंदगी का पेन पकड़ाओगे तो वह अपने हिसाब से आपकी जिंदगी की कहानी लिखेगा। इसलिए अपनी जिंदगी का पेन अपने हाथ में लो और जब कोई पसंद ना आए तो पन्ना पलट दो। धीरे धीरे रुचिका को मोंटी की बात समझ आ रही थी, लेकिन समाज का डर कहीं ना कहीं रुचिका के अंदर समाया हुआ था। रुचिका कुछ देर खामोश रही और फिर कहा, तुम कैफे या कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट क्यों नहीं करते? ये थोड़ा अच्छा भी लगेगा और लोग तुम्हें जज भी नहीं करेंगे। रुचि, कैफे या रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए अच्छा फाइनेंस जरूरी है और अभी मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं इस फ्लैट का रेंट भी नहीं भर पा रहा। लोग मुझे जज कर भी ले तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमने किया तो जरूर पड़ेगा। मोंटी की बात सुनकर रुचिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपना काम शुरू करो, मैं भी अपना जॉब शुरू कर दूंगी। मोंटी ने रुचि को गले लगाया और कहा, ओह रुचि, थैंक यू सो मच। देखना एक दिन तुम्हें इस वड़ा पाव वाले पर बहुत प्राउड फील होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे रोज फ्री में वड़ा पाव खिलाना पड़ेगा, वो भी एक्स्ट्रा ग्रीन चटनी के साथ। अरे अपने हाथों से खिलाऊंगा। मोंटी ने रुचिका से दूर होकर खुशी भरे स्वर में कहा, तो फिर चलो। रुचिका ने उठते हुए कहा, कहाँ? मोंटी ने पूछा, तुम्हारे नए बिजनेस का सेटअप खरीदने, रुचिका ने कहा। मोंटी उठा और रुचिका को साथ लेकर वहां से चला गया। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। शीतल अपने कमरे में आई और ड्रॉअर से नए घर के पेपर निकालने लगी। सार्थक भी कमरे में चला आया। शीतल ने पेपर निकालकर सार्थक को थमा दिए। सार्थक ने पेपर देखे और कहा, आज संडे है, माथुर जी से मिलकर घर का सब काम करवा लेता हूँ ताकि अगले महीने हम सब नए घर में शिफ्ट हो जाएं। सार्थक, तुमने मम्मी पापा को इस बारे में क्यों नहीं बताया? शीतल ने पूछा। शीतल, बचपन से ही मैंने मम्मी पापा को किराए के घर बदलते देखा है और परेशान होते देखा है। पापा के पास नौकरी थी लेकिन वो कभी खुद का घर नहीं बना पाए। ये घर मैं उन्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ।
मैंने घर के पेपर भी मम्मी पापा के नाम से ही बनवाए हैं। जैसे ही घर तैयार हो जाएगा मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। सार्थक ने खुश होकर कहा। शीतल ने सुना तो मुस्कुरा उठी। सार्थक अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था और उनका सपना पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था। शीतल ने सार्थक के हाथों को थामा और कहा, मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? तुमने मम्मी को सोसाइटी इलेक्शन में हिस्सा लेने को क्यों कहा? वैसे भी अगले महीने हम लोग यहाँ से नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मम्मी लीडर बनकर क्या करेगी? सार्थक ने कहा। तुम नहीं समझोगे सार्थक, मिसेज आहूजा ने हर बार मम्मी को बहुत नीचा दिखाया है। भले ही हम सब 1 महीने बाद यहाँ से चले जाएं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी वाले मम्मी की अच्छाइयों के बारे में जाने। और जब उनकी बहू उनके साथ है तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शीतल ने आखिरी शब्द पर थोड़ा इतराते हुए कहा तो सार्थक मुस्कुरा उठा और कहा, तुम्हारी अभी भाई या नैना से बात हुई? हाँ, अभी का मैसेज आया था, वह नैना के साथ है। आज से नैना की कीमोथेरेपी शुरू है। शीतल ने उदासी भरे स्वर में कहा। हमारी नैना बहुत स्ट्रांग है, वो इन सब से लड़ लेगी। चिंता मत करो, हम सब जल्दी ही उससे मिलेंगे। मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अपना ख्याल रखना। कहते हुए सार्थक शीतल का गाल सहलाकर वहां से चला गया। शीतल भी घर के कामों में लग गई। शीतल किचन में चली आई और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। धुले हुए बर्तन रैंक में जमाते हुए शीतल को सहसा ही बिट्टू की याद आई और वह मन ही मन खुद से कहने लगी, राज बिट्टू की बर्थडे पार्टी में क्यों आया था? वह तो दिल्ली में किसी को जानता तक नहीं, ना यहाँ उसका कोई रिश्तेदार है। फिर मिसेज आहूजा ने उसे इनवाइट क्यों किया? और बिट्टू, क्या राज उसे अपना शिकार बनाने वाला है? नहीं, मैं राज को ऐसा करने नहीं दे सकती। मैं उसे अब किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकती। मुझे बिट्टू को सब सच बताना होगा। सोचते हुए शीतल ने सभी बर्तन रैंक में जमाए और हॉल में रखे लैंडलाइन से मिसेज आहूजा के घर का नंबर डायल किया। शीतल की किस्मत अच्छी थी कि फोन बिट्टू ने ही उठाया था, लेकिन जैसे उसने हेलो कहा, फोन मिसेज आहूजा ने उसके हाथ से लेकर अपने कान से लगा लिया और खामोशी से शीतल के बोलने का इंतजार करने लगी। डरी सहमी बिट्टू मिसेज आहूजा के बगल में ही खड़ी थी। दूसरी तरफ से शीतल ने कहा, हेलो बिट्टू, मैं शीतल भाभी बात कर रही हूँ। तुम राज के बारे में मुझसे बात कर रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम गार्डन के पास आकर मुझसे अभी मिल सकती हो? मिसेज आहूजा ने कहा और शीतल इतनी जल्दी में थी कि फोन पर मिसेज आहूजा की आवाज पहचान ही नहीं पाई और फोन रख दिया। मिसेज आहूजा ने रिसीवर रखा और बिट्टू को घूरते हुए कहा, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले उस शीतल भाभी से निपट लूं। बहुत हमदर्दी हो रही है ना उसे तुमसे? मम्मा, इसमें शीतल भाभी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उनसे। प्लीज मम्मा, उनसे कुछ मत कहिए प्लीज, बिट्टू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन मिसेज आहूजा गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चली गई। बेचारी बिट्टू डर गई, उसकी वजह से कहीं मिसेज आहूजा शीतल को गलत ना समझ ले। उसने शीतल को वापस फोन करने का सोचा, लेकिन उसके पास न शीतल का नंबर था न मिसेज शर्मा के घर का। बिट्टू सोफे पर आ बैठी और शीतल की फिक्र करने लगी। वह खुद को दोष देने लगी कि क्यों उसने शीतल से मदद मांगी। ना वो ऐसा करती ना मिसेज आहूजा गुस्सा होती। मिसेज आहूजा गुस्से में दंदनाते हुए नीचे आई और गार्डन एरिया के पास पहुंची। शीतल वहां पहले से मौजूद थी। उसे देखकर मिसेज आहूजा का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने शीतल के सामने आकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को भड़काने की? उसे भी तुमने खुद जैसा समझ रखा है क्या? मिसेज आहूजा को वहां देखकर शीतल परेशान हो गई। उसने तो बिट्टू को बुलाया था, फिर मिसेज आहूजा यहाँ कैसे? उस पर मिसेज आहूजा की बात सुनकर शीतल को बुरा लगा और उसने कठोरता से कहा, मुझ जैसा समझ रखा से आपका क्या मतलब है? तुम जैसे मतलब बेशरम और बदनाम। मिसेज शर्मा के घर की बहू बन गई तो क्या सोसाइटी के लोगों से तुम्हारे कारनामे छुपे हैं? और अब तुम मेरी बेटी को भी इन सब में शामिल करने चली हो? मिसेज आहूजा ने ऊंची आवाज में कहा तो आसपास की औरतें वहां चली आई। जबान संभाल कर बात कीजिए मिसेज आहूजा, मैंने बिट्टू को कोई गलत एडवाइस नहीं दी है, उल्टा वही मुझसे हेल्प के लिए कह रही थी। शीतल ने गुस्से में कहा, ओह, तो तुम्हारे ही आशिक के लिए वो तुमसे मदद मांग रही है? वाह, तुम्हारा पुराना आशिक राज, उसे तो तुम जानती ही होगी। मिसेज आहूजा ने कहा तो आसपास खड़ी औरतें आपस में खुसर फुसर करने लगी। मैन गेट से अंदर आती मिसेज शर्मा को देखकर
मिसेस आहूजा ने कहा, मिसेस शर्मा आइए यहाँ और देखिए अपनी प्यारी बहू के कारनामे। मिसेस शर्मा ने सुनाते हुए उस तरफ चली आई और शीतल को वहां देखकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो शीतल? और क्या बात है मिसेस आहूजा, ये भीड़ क्यों लगा रखी है आपने? मिसेस शर्मा, आपकी बहू अपने आशिक के साथ मिलकर मेरी बेटी को फंसाना चाहती है और जब मैंने इसकी चोरी पकड़ ली तो ये सबके सामने मासूम बन रही है। मिसेस आहूजा ने झूठ कहा। शीतल ने सुना तो मिसेस शर्मा की तरफ देखा और घबराए हुए स्वर में कहा, नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिट्टू ही मुझसे बात करना चाहती थी। मिसेस आहूजा झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ? मिसेस शर्मा, आप ही बताइए, मैं राज को मेरी पार्टी में क्यों इनवाइट करूंगी? बल्कि कल बिट्टू की बर्थडे पार्टी में वो यहाँ आया था और बिट्टू के लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। और आज मैंने खुद सुना शीतल फोन करके बिट्टू को नीचे बुला रही थी ताकि दोनों से मिलने जा सके। आपकी पीठ पीछे ये क्या चल रहा है आपको पता तक नहीं है। शादी हुई तो क्या हुआ, पुराना प्यार इतनी आसानी से थोड़ी भुलाया जाता है। मिसेस आहूजा ने आग में घी डालते हुए कहा। मिसेस शर्मा ने शीतल का चेहरा उसकी आंखों से साफ बता रहा था कि वह निर्दोष है। मिसेस शर्मा वहां सबके सामने कोई तमाशा करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा, आपकी बेटी भी तो कुछ कम नहीं है मिसेस आहूजा, अपने से दुगनी उम्र के लड़के से दोस्ती रखते उससे भी तो शर्म नहीं आई। मेरी बहू पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी बेटी को संभालिए। चलो शीतल। मिसेस आहूजा ने सुना तो जैसे ही कुछ बोलने को हुई, मिसेस शर्मा ने जलती आंखों से उन्हें देखा और कहा, वो लड़का शीतल का अतीत था, अब ये मेरे बेटे सार्थक की पत्नी है और मेरे घर की बहू है। अगर इसके लिए एक और शब्द गलत कहा तो मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी आपकी धज्जियां उड़ाते हुए, समझिए आप? मिसेस शर्मा को गुस्से में देखकर मिसेस आहूजा खामोश हो गई और मिसेस आहूजा शर्मा शीतल को वहां से लेकर चली गई। कैंसर हॉस्पिटल चंडीगढ़। विहान ने अपनी सीनियर टीम के साथ मिलकर नैना का ट्रीटमेंट शुरू किया। जगह जगह से नैना शरीर की नसों में छेद कर दिया गया, जिससे नैना को भयंकर दर्द हो रहा था। वह रो नहीं सकती थी, बस उस दर्द को महसूस कर सकती थी। ट्रीटमेंट काफी घंटे चला और फिर नैना को आराम करने के लिए शिफ्ट कर दिया गया। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी जो कि कंटिन्यू चल रही थी। दर्द की वजह से वह होश में नहीं थी, उसे आराम की सख्त जरूरत थी। विहान ने उसे रेस्ट करने को कहा। चौधरी साहब और विहान अवी के पास मिले। अवी की सवालिया नजरों को देखकर विहान समझ गया कि वह क्या जानना चाहता है, इसलिए अवी से पूछने से पहले ही उसने कहा, फर्स्ट कीमो हो चुकी है और इसका रिजल्ट 18-24 घंटे के बाद पता चलेगा। उसके बाद ही सेकंड डोज दिया जा सकता है। अभी वो ठीक है, बस थोड़ा दर्द में है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। बस जितना ज्यादा आराम करेगी और स्ट्रेस फ्री रहेगी उतनी जल्दी रिकवर करेगी। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, कहकर विहान वहां से चला गया। चौधरी साहब अवी के साथ नैना से मिलने कमरे में चले आए। नैना जाग रही थी। चौधरी साहब उसके पास आए और उसका हाल चाल पूछा। नैना ने उन्हें अपने ठीक होने के बारे में बताया तो चौधरी साहब को तसल्ली मिली। उन्होंने अवी की तरफ देखा और उसे नैना के पास रुकने का कहकर खुद बाहर चले गए। अवी नैना के पास आया। अवी को देखते ही नैना की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, पड़ोसी, मुझे घर जाना है। अवी नैना के बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठा और कहा, हाँ नैना, हम जल्दी ही घर जाएंगे। नैना की आंखों में आंसू भर आए और उसने रोते हुए कहा, मैंने स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं रह पाई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं सह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नैना को दर्द में रोते देखकर अवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने नैना के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, बस कुछ दिन की बात है नैना, फिर मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। तुम वहां नहीं थे तो मैं डर गई थी। ये सब बहुत दर्द भरा है। नैना ने रोते हुए कहा, बात मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अवी ने सुबकते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नैना ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं यही हूं नैना, तुम्हारे पास। अवी ने कहा। नैना ने आंखें मूंद ली। अवी ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और नैना के आंसू पोंछकर उसका सर सहलाने लगा। नैना का दर्द से भरा चेहरा अवी को देखे नहीं जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये सब नैना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों, ये था
लव यू जिंदगी भाग 43। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।